नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली लगभग 2-3 कलाओं से हम हमारे पाठ्यक्रम का जो 11वां पाठ है भारती का सपूत और इसके लेखक रांगे राघव जी है। दोस्तों, भारती का सपूत के लेखक महाकवि रत्नाकर जी है। उन्होंने यह उपन्यास लिखा है और इस उपन्यास में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी का कुछ अंश इस उपन्यास में हमारे पाठ्यक्रम में यहाँ पे रखा गया है। पिछली कालांश में हमने देखा उनके बचपन का जीवन चरित्र। कल की कालांश में हमने देखा कि उनकी पत्नी के बारे में, भारतेंदु जी के बारे में पत्नी के मन में क्या विचार है, पत्नी की राय अपने पति के बारे में क्या है, यह देख रहे थे। और किस प्रकार से भारतेंदु जी ने अपने ही घर में अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाने के लिए पाठशाला शुरू की। उस पर पत्नी की राय क्या थी, उनकी राय क्या थी, यह देखा। और धीरे धीरे किस प्रकार से उन्होंने उनकी पाठशाला में विद्यार्थी बढ़ते गए और फिर वह किस प्रकार से चौखंबा में उन्होंने स्कूल को स्थापित किया। वेनी प्रसाद के घर में उन्होंने वो स्कूल बढ़ाया और उनके जो भाई थे गोकुल चंद्र, ये दोनों भी पढ़ाने का काम करते थे। और आगे जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे उन्होंने एक अध्यापक पैसे देकर पढ़ाने के लिए रखा गया था, जिसका नाम था विश्वेश्वर, या इसका नाम क्या है देखो दोस्तों, कल की कालांश में मैंने बताया था। उसका नाम ठीक है, एक पैसे देकर उन्होंने एक अध्यापक भी चुना हुआ था। और बाद में कुछ कारणवश भारतेंदु जी के और उनमें कुछ बात बिगड़ गई और बिगड़ने के कारण उन्होंने बाद में स्कूल छोड़ दिया। और छोड़ने के कारण पढ़ाने के लिए उनके पास कोई आदमी नहीं था। और जो वेनी प्रसाद ने उनको अपना घर मकान दिया था स्कूल चलाने के लिए, वह भी उन्होंने वापस लिया। इसलिए उनको फिर से अपनी स्कूल अपने ही घर पे लाना पड़ा। और बाद में स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं देते थे। वे मुफ्त में विद्यार्थियों को किताबें देते थे, मुफ्त में वे दवाइयाँ बंटवाते थे। इसी के साथ साथ खाना भी मुफ्त देने लगे। इसलिए उनके स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही थी। और यही वेनी प्रसाद जी को देखा नहीं गया था, इसलिए उन्होंने जो अपना कमरा दिया था वो भी वापस ले लिया। और ये सब कुछ होने के कारण वे थोड़े से नाराज़ थे। और नाराज़ थे इसलिए उनके पत्नी और उनमें फिर बातचीत हुई। पत्नी कहती है, उनके लिए आप अपना सिर क्यों खपाते हो। ऐसा कहने पर वे भारतेंदु जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, वे नासमझ नहीं है मन्नो बीबी, वे अशिक्षित है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया। कहा था नासमझ नहीं, वे अपने स्वार्थों के परे सोचना नहीं जानते। बीज जब धूल में मिल जाता है तब ही वह वृक्ष बन जा पाता है। वे यह नहीं समझना चाहते। मुझे लगा था वह एक अहंकार था, परंतु किसका है। और जब पत्नी मन्नो बीबी अपने पति को समझा रही थी तब वे कहते हैं कि वे नासमझ नहीं है, वे अनपढ़ है, अशिक्षित है और अपने स्वार्थ के सिवा और कुछ सोचना नहीं चाहते। स्वार्थी है वे। वो एक उदाहरण देते, जिस प्रकार से बीज धूल में मिल जाता है और जब तक वह धूल में नहीं मिलता तब तक उसका वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही है, उसी प्रकार से है। क्योंकि वे अपने स्वार्थ के सिवा कुछ सोचना ही नहीं चाहती। पत्नी कहती कि मुझे लगा था कि वह कोई अहंकार है, लेकिन अहंकार किस बात का। शायद हम पिछली कालांश में यहाँ तक आए थे दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं।
मैंने कहा पुरखों ने कमा कर रख दिया है ना, तभी आपका हाथ इतना खुला है। उन लोगों को अपनी ही मेहनत से धन कमाना पड़ता है, तभी वे लोग एक एक पैसा दांत से पकड़ कर चलते हैं। वे अक्लमंद है। आदमी जिस पेड़ पर बैठा होता है उसे ही तो नहीं काटता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पत्नी कह रही है, पत्नी मन्नो देवी भारतेंदु जी को समझाती है, कह रही है, क्या कहती है देखिए दोस्तों। मैंने कहा, पत्नी मन्नो बीबी अपने पति भारतेंदु जी से कहते हैं, मैंने कहा पुरखों ने कमा कर रख दिया है ना। पुरखों यानी अपने दादा दादी ने, अपने पूरे पुराने परिवार के पुराने सदस्यों ने बहुत कुछ कमा कर रख दिया है ना, तभी तो आपका हाथ इतना खुला है। यानी कि अपने बाप दादा के पिताजी ने एक ज़मीन ये जायदाद कमा कर रखा, इसलिए तो आपका हाथ खुला है। आप लोगों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर क्या कर रहे हैं? अपना हाथ खुला कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। उन लोगों को अपनी ही मेहनत से धन कमाना पड़ता था, और तभी से वे लोग एक एक पैसा दांत से पकड़ कर चलते थे, यानी एक एक रुपया को वह महत्व देते थे। वे लोग अक्लमंद है। आदमी जिस पेड़ पर बैठा होता है उसे ही तो नहीं काटता। बिल्कुल सही है दोस्तों, मनो बेबी यहाँ पे कह रही है, आदमी जिस पेड़ पर बैठता है उसी को वो कभी काटता नहीं, क्योंकि अगर उसी टहनी को अगर काटा जाए, तो उसी पेड़ को काटा जाए तो आदमी गिर सकता है। वे मेरी ओर देखते रह गए थे। उनकी घुंघराली लटें कानों पर झूल रही थी। उनकी लंबी पर पतली आंखों में एक दूर तक डुबो देने वाली शाह गहराई दिखाई दे रही थी, मानो मैं उनके सामने होकर भी नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे मन्नो देवी कह रहे, मेरी ओर देखते रहे भारतेंदु जी, बहुत देर तक मेरी ओर देखते रहे, और मैं उनकी तरफ देखती रही कि उनकी घुंघराली जो लटे है, बाल है, वह उनके कानों पर झूल रही। देखो दोस्तों, इनके बाल कैसे है, बाल उनके कानों पर झूल रहे हैं। यह है भारतेंदु जी की तस्वीर, चित्र है भारतेंदु जी का। और वे कह रहे हैं, उनके बाल कानों पर झूल रही थी। उनकी लंबी पर पतली आंखों में एक दूर तक डुबो देने वाली शाह गहराई दिखाई दे रही थी, मानो मैं उनके सामने होकर भी नहीं थी। एक मन्नो देवी कह रही है, वो ऐसी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तरफ उनकी नज़रें थी ही नहीं, मेरी तरफ उनका ध्यान ही नहीं था। मैं उनके सामने होकर भी नहीं के समान थी। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कांच की बनी हो। आगे कहती है, वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे कि जैसे कोई मैं किसी कांच की ही बनी हुई हूँ। व्यक्ति का जीवन वही तो नहीं है जो उसके बाह्य से झलकता है। कवि हृदय थे, अतः कविता लिखते थे। वैभव था इसलिए दान देते थे। सुलझे हुए थे अतः देशभक्त थे। और फिर शाह खर्ची थी इसलिए कि पिता की यह परंपरा थी। प्रसिद्ध हो गए थे अतः देश के बड़े बड़े पदाधिकारी राजा और प्रसिद्ध हो गए थे। राजा और प्रसिद्ध लोग उनसे मिलते थे, वे नाटक करते थे, लिखते थे। इतना तो अधिक नहीं है, जिए ही कितने 34 बरस 4 महीने। यहाँ पे मन्नो बीबी कह रही, व्यक्ति का जीवन वही तो नहीं है जो उसके बाह्य से झलकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जैसे वह बाहर से कोई आदमी दिखाई देता है वह अंदर से वैसा होगा ही, ये निश्चित नहीं है दोस्तों। और यह बिल्कुल भारतेंदु जी के भारतेंदु जी से यथार्थ लगती है। वे जैसे बाहर से दिखाई देते थे वो वैसे अंदर से नहीं थे। वे कवि थे, वे हृदय थे,
कविता इसलिए कविता लिखते थे, उनके पास वैभव था, इसलिए वे लोगों को दान देते थे। जो भी गरीब है, दीन है, हीन है, उनको वे दान देते थे। सुलझे हुए थे, अतः देशभक्त थे। उनके मन में, उनके नब्ज नब्ज में देशभक्त भरा हुआ था। फिर शाह खर्ची थी, इसलिए कि पिता की यह परंपरा थी, प्रसिद्ध हो गई। अतः देश के बड़े बड़े पदाधिकारी, राजा और प्रसिद्ध लोग उनसे मिलते थे, क्योंकि उनकी ख्याति बहुत अधिक थी। भले ही वह उच्च वर्गीय थे, लेकिन उच्च वर्गीयों के साथ साथ उनकी जो ख्याति थी, वह उनका ज्ञान जो था, उन ज्ञान के कारण वो काशी में वह बहुत प्रसिद्ध थे। इसलिए उनको मिलने के लिए बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, राजा, ऐसे प्रसिद्ध लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे। और वे नाटक भी करते थे, लिखते थे। इतना तो अधिक नहीं जिए। उनकी उम्र ही क्या थी? 34 बरस 4 महीने वह जिए थे, और 34 बरस 4 महीने में इतनी उनकी बड़ी ख्याति हुई। तो आगे देखिए, अध्यापक रत्नहास ने पुस्तक बंद करते हुए कहा। फिर से रत्नहास वो क्या है, किताब पढ़ रहे हैं, वह जो जीवनी है, वह जीवनी परक उपन्यास है, वह जीवनी परक उपन्यास अध्यापक पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने पुस्तक बंद करते हुए कहा, वो यह था भारतेंदु का वह उदय का समय, जब वे तरुण हो चुके थे। आपने देखा वह एक साथ ही कितने काम करते थे। वे लेखक थे, पत्रकार थे, और इसके अतिरिक्त समाज के दैनिक जीवन में उनकी कितनी दिलचस्पी थी। उस समय डिबेटिंग क्लब और यंग मेंस एसोसिएशन खोलकर उन्होंने मूक हुए देश को वाणी और स्फूर्ति देने की चेष्टा की थी। दवाखाना खोलते समय उनके मन में देश की गरीब जनता के प्रति वैसा ही प्रेम था जैसा विद्यार्थियों के प्रति था। 19 वर्ष की आयु में उनको महत्वपूर्ण व्यक्ति मान लिया गया। इसी से उनकी मेधा स्पष्ट हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, रांगे राघव जी कह रहे हैं कि जिस समय वो भारतेंदु जी का जन्म दिवस मनाने के लिए जब वो इकट्ठित हुए थे, बाकी के अध्यापक भी वहाँ पे थे, और उनको वह जीवनी पढ़कर बता रहे थे, सुना रहे थे, तब अचानक रत्नहास पुस्तक अपने हाथ में जो पुस्तक किताब थी, वो किताब बंद कर देती है और कहते हैं, यह था भारतेंदु जी का उदय का समय, जब वे तरुण हो चुके थे। भारतेंदु जी के उदय का समय था जब वे तरुण हो चुके थे। आपने देखा वह एक साथ कितने क्या क्या काम करते थे, क्या क्या काम करते थे। वे पत्रकार थे, लेखक थे, और इसके अलावा समाज के दैनिक जीवन में उनकी कितनी दिलचस्पी थी। समाज के दैनंदिन जो जीवन है, उनके जीवन में वे बहुत ही रस लिया करते थे। उस समय उन्होंने डिबेटिंग क्लब और यंग मेंस एसोसिएशन खोलकर उन्होंने मुक्त हुए देश को वाणी देने का काम किया था। उनको स्फूर्ति देने की उन्होंने चेष्टा की थी, नव चेतना भरने का काम उन्होंने किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने दवाखाना खोलते समय उनके मन में देश की गरीब जनता को अपनी आंखों के सामने देखा। उनके मन में देश की गरीब जनता के प्रति वैसा ही प्रेम था जैसे वे विद्यार्थियों के प्रति था। जैसे उन्होंने विद्यार्थियों को अंग्रेजी और हिंदी की पाठशाला पर अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाने के लिए उन्होंने अपने ही घर में स्कूल खोला था। उनके प्रति वह जिस दृष्टि से देखा करते थे, उसी दृष्टि से देश की गरीब लोगों के प्रति देखा करते थे। उनके लिए उन्होंने अस्पताल खोला था, और उन अस्पताल से उन्होंने मुफ्त में दवाइयाँ भी बंटवाना शुरू किया था। और 19 वर्ष की आयु में उनको महत्वपूर्ण व्यक्ति मान लिया गया था। देखो, 19 वर्ष की आयु में 19 वर्ष की आयु में हमारा आज का विद्यार्थी क्या करता है? 12वीं पास होता है,
और भारतेंदु जी ने 19 वर्ष की आयु में एक समाज का एक प्रतिष्ठित एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मान लिया गया था। और इसी के कारण उनकी मेधा जो है, उनका जो महत्व है, उनका जो उनकी जो क्या बोलते हैं उसे, उनकी जो अंदर जो कला थी, समाज में जो उनका महत्वता का महत्वपूर्ण स्थान था, उनके अंदर जो भी गुण थे वे स्पष्ट दिखाई देते हैं या स्पष्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। बाकी का हम कल की क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।